मॉर्निंग क्लास 10 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री। इस चैप्टर में मोस्टली जो है सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस डिडक्ट हो चुका है। और इस चैप्टर्स में जो आपको डिस्कस करना है हम लोगों को वो है इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल जितने सारे हैं इंडस्ट्रीज़ वाले रिलेटेड वो टॉपिक ही डिस्कस करनी है। और इसमें मार्क्स जो कैरी करती है वो मार्क्स जो है वो मार्क्स है 2 ओनली। तो ये 2 मार्क्स की चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो ये मार्क्स जो है 2 मार्क्स का है। तो इसमें मान लो थोड़ा सा ही टॉपिक से इसके अकॉर्डिंग उसने 2 मार्क्स ही ऐड किया गया। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वापस से 1 सेकेंड ये ध्यान दे दो आप कि इस चैप्टर्स में जो नंबर्स हैं होंगे आपके कैरी करेंगे वो 2 मार्क्स की चैप्टर्स है ये। और इसमें लगभग सभी टॉपिक्स रिमूव्ड हो गए, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ वाला ही टॉपिक जो है रिमेनिंग है। तो हमें जिस तरह से सबसे पहला जो टॉपिक आता है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये टॉपिक जो है रिमूव्ड हो गया है, ये नहीं है हमारा, ये टॉपिक रिमूव्ड हो गया है। उसके बाद रीजंस जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है ये भी टॉपिक रिमूव्ड हो गया है। तो ये टॉपिक रिमूव्ड हो गया। उसके बाद उससे से रिलेटेड वाला टॉपिक्स है कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स के व्हाट आर द मेन रीजंस है। तो ये सारे रीजंस वाला टॉपिक्स है जो ये रिमूव्ड हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशंस, ये टॉपिक जो है ये रिमेनिंग है। इसके लिए ये छोटा सा ही टॉपिक लेफ्ट है, इसके लिए इसमें 2 मार्क्स के कहा गया। तो ये 2 मार्क्स वाला टॉपिक है ये, ठीक है ना। और इसके बाद जो टॉपिक है जैसे जर्मन्स की यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी टॉपिक जो है रिमूव्ड हो गया है। तो ओनली रिमेनिंग जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही है, ठीक है ना। तो छोटा सा मतलब देखा गया कि 80% तो रिमूव्ड हो गया है और 20% चैप्टर्स जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस वाला है। तो स्टार्ट करते हैं नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। तो रिवॉल्यूशंस ये वर्ड हम लोग स्टार्टिंग से कब से, मतलब जब आपने सिविक्स ईवीएस के बाद एसएस में जब हमने स्टार्टिंग किया, मान लो क्लास 6 में ही, तो ये वर्ड रिवॉल्यूशंस जो सुनने में आ रहा है मीन्स सम चेंजेस। क्योंकि हम जब कोई चेंजेस करते हैं और चेंजेस जो है बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो उसको रिवॉल्यूशंस कहा जाता है ना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में क्या रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे भी चेंजेस आया, जहाँ पे चेंजेस जो पहले ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल हाथों से बनती थी, ट्रेडिशनल मेनली मशीन वहाँ यूज़ नहीं होता था, स्ट्रीम पावर यूज़ नहीं होता था, ट्रेडिशनली काम किया जाता, मेनली हैंडवर्क होता था। उस चीज़ को रिप्लेस करके क्या आया, मशीन्स आ गई। तो चीज़ें क्या हो गई और थोड़ा सा फास्ट बनने लगी और थोड़ा डिज़ाइनर होने लगी। तो ये चेंजेस आया, तो इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, क्यों जब से ह्यूमन सिविलाइजेशंस की देखा गया है कि लोग सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य हो गए, तब से विद दैट अप टू द टिल स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी की जो इंटायर वर्क थी, जो भी काम होता था, क्योंकि मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट वाज बीन स्टार्टेड इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरीज। तो मिड ऑफ 18th सेंचुरीज में, 18th सेंचुरीज के मिडल में जो इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट टेक प्लेस। तो इसी तरह से कहा गया 19 टिल द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरीज तक लोग क्या करते थे उस समय, क्योंकि वहाँ पे जो इंटायर वर्क था, जो भी था, परफॉर्म करते थे मेनली हाथ से। क्योंकि मिड ऑफ 18th सेंचुरीज में अगर स्टार्टअप हुआ तो सभी देश में, पूरे कंट्रीज में, वर्ल्ड में सभी ने स्टार्ट नहीं किया था, तो इसीलिए इट विल टेक टाइम। स्लोली हाफ सेंचुरीज पास आउट हो गया तो 19th सेंचुरीज तक आ गया। मेनली जो वर्क होता था वो हाथों से किया जाता था, तो वहाँ पे कोई टूल्स ने एंड एवरी जो भी टूल्स थी दैट वाज यूज्ड बाय हैंड, इट इज़ नॉट ऑपरेटेड बाय द मशीन्स और स्टीम पावर से ऑपरेट नहीं होता था। नाउ मैन डिस्कवर्ड वेरियस न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन जो डिस्कवरीज थी, जो लोग डिस्कवर करते थे कि वर्क जो है हमारा वो थोड़ा और इजी हो जाए, अच्छा हो जाए, और कुछ ना कुछ डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, इसके पीछे इन्वेंट करना, रिसर्च करना। तो इसी वजह से मैन दे हैव डिस्कवर्ड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसके थ्रू द वर्किंग कैपेसिटी जो है इट बिकम अनलिमिटेड। तो जहाँ पे जो भी हम काम करते हैं, हमारी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिट में ना रहे, हम उसको और बढ़ाएं,
इसके लिए दे हैव स्टार्टेड टू डिस्कवर एंड दे गेट मैनी थिंग्स ऑल्सो. उनको बहुत कुछ भी मिला, जैसे स्टीम पावर्स. तो उन्होंने डेवलप, जब कोई चीज़ हम खोजते हैं, सर्च करते हैं जिसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ मिलती है. तो इसी तरह से दे हैव not been dissatisfied, they have find out steam power, fuel, electricity, gas and other several areas of symbols of developing human civilizations. तो इसी तरह से ये चीज़ें जो थी दे हैव बीन प्रूव्ड कि स्टीम पावर मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली, गैस पावर्स आ गया, एंड दिस इज़ ऑल द सिम्बल्स. ये सिम्बल्स किसका था? दैट वाज डेवलपिंग, कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. और जिसके थ्रू रिजल्ट क्या निकला? इन्वेंशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. और इसी की इन्वेंशंस के कारण, इस डेवलपमेंट के कारण, तो धीरे धीरे उस डेवलपमेंट ने किसका रूप ले लिया? किसका? दैट वाज अ एटॉमिक एनर्जी. दैट एटॉमिक एनर्जी इज बीन डिस्कवर्ड. तो दिस इज द डेवलपमेंट विच हैज़ बीन डन विद द ह्यूमंस. ह्यूमंस ने इस सब चीज़ों को डेवलप किया. इन इंडिया, इन वर्ल्ड अगर हम देखते हैं कि इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो हाईली, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करती थी, और इट वाज बिन वर्ल्ड फेमस. तो इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री जो मोस्टली स्मॉल इंडस्ट्री जो हाथों से, मेनली हाथों से, वहाँ पर कोई भी स्टीम पावर्स नहीं था, इलेक्ट्रिसिटीज़ नहीं थी, मशीन्स जो थी वो मशीन्स नहीं था, मोस्टली जो टूल्स होती थी वो हाथों से यूज़ करते थे. वे हाई क्वालिटी स्टील्स विन वॉज प्रोड्यूस्ड यूरिंग आयरन. उस समय इवन ये कॉटेज इंडस्ट्री था, साथ साथ स्टील भी थी, या स्टील को भी प्रोड्यूस किया था. कहा गया हाई क्वालिटी स्टील हैज़ बीन यूजिंग. और वो जो फर्नेस किया जाता था उसके, ये कब? ये एंशियंट टाइम में, कोई बाद में नहीं कि चलो 18th centuries 19th centuries में. इट हैज़ बीन earlier, that was ancient time. We are discussing this in ancient time, that India has been having such a good positions in the world in cottage industry and in iron steel industry जो productions था उसका. तो ancient times में इसकी एग्जाम्पल्स जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आयरन स्टील जो है वो था आयरन पिलर इन दिल्ली. कि आज भी जो आयरन पिलर्स है दिल्ली के अंदर, वो आज भी वैसा ही खड़ा है, वैसा ही विदाउट रस्ट. इसमें कोई भी रस्ट नहीं लगा है, कोई भी जंग नहीं लगी हुई. इसका मतलब कि वो जो प्रोड्यूस किया जाता था उस समय आयरन को फर्नेस करके, वो सचमुच इतना अच्छा था, यूनिक था, जिसमें कि वो एक एग्जाम्पल है कि हमारे एंशियंट टाइम में जो भी यूज़ किया गया, जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, दे आर वेल गुड. जो आज हम लोग यूज़ करते शायद इससे भी बेटर था वो. इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स भी उस समय यूज़ किया जाता था. जो सीड्स थी वो इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ की थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर्स के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग, ये एक गिफ्ट था इंडिया जो वर्ल्ड को उन्होंने दिया. अगेन मेकिंग ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, ये चीज़ें भी एंशियंट टाइम में ही बनाया गया था. डैम्स को बनाया गया, ब्रिजेस को बनाया गया. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या प्ले करता है? दैट वाज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि डैम एंड ब्रिजेस जो होती है, रोड जो होती है, वो किसके अंदर आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर. कि हमारे देश के अंदर रोड्स है, ब्रिजेस है, डैम्स है, तो इस तरह से बिल्डिंग्स कैसी है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड होती है. तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे डैम्स एंड ब्रिजेस भी देखा गया कि ये चीज़ें एंशियंट टाइम में डेवलप्ड हुआ था. इसकी एग्जांपल्स भी है. दैट वन ऑफ द एग्जांपल्स जो है इसका, वो राम सेतु जो ब्रिज है, जो श्रीलंका, इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है, और ये बनाया गया था 1000 years ago. तो इतना पुराना है. अगेन whose process of construction has been described in our शास्त्र. तो जिसके बारे में चर्चा जो है वो किस में लिखी गई? हमारे शास्त्र में लिखी गई. उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से राम सेतु को बनाया गया था. तो ये भी एक पुराना, दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रिज. कितना पुराना ब्रिज एंशियंट टाइम्स में बनाया गया था. इसके साथ एग्जाम्पल ऑफ डैम. इन इंडिया एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर देखा गया. इंडस्ट्रियल ट्रेड्स, कॉमर्स, ये भी चीज़ें थी जो प्रेजेंट थी, वॉज प्रेजेंट इवन बिफोर द बिगनिंग ऑफ 19th century से पहले. ये हमारे एंशियंट टाइम से ही हम जो है इंडिया वॉज बीन फ्लरिशिंग, बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग कर रहा था. उनका जो नाम था ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज़्यादा था. सो इंडिया so called, so thousands of developed nations have started new experiment from the 19th century. जो वर्ल्ड ने 19th centuries के बाद उन्होंने शुरुआत किया, ये चीज़ें इंडियंस ने बहुत पहले ही एंशियंट टाइम में दे हैव डेवलप्ड. ये चीज़ें उन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी. तो इसी तरह से ये चीज़ें
19th सेंचुरीज के बाद द वर्ल्ड स्टार्टेड टू डू समथिंग, डेवलप एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये वन ऑफ द पिक्चर्स है मशीन्स इंडस्ट्रीज़ की 19th सेंचुरीज में। द वर्किंग ऑफ मशीन्स किस तरह से वर्क करता है, कनेक्टेड उसकी मॉडल्स है, ब्लूप्रिंट। तो ये था इंट्रोडक्शंस। अब हम लोग मूव करते हैं, दैट वाज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस रिफर्स टू द बेसिक चेंजेस। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का मेन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, रिफर्स क्या करता है ये कि बेसिक चेंज, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है ताकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो जाए, जिसके थ्रू जो चीज़ें समय लगती थी और प्रोडक्शंस कम होता था, ट्रेडिशनल्स में समय लगता है हर चीज़ों को क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता है, लेकिन मशीन क्या करती है, स्पीड अप करती है, बहुत जल्दी चीज़ें बनाती है। तो इसीलिए विच अकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शंस को लोगों का जो पॉपुलेशन था देखा गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो पॉपुलेशंस को क्या चाहिए था, उनका डिमांड था, डिमांड्स खाने से लेके कपड़ों से लेके सब चीज़ों के लिए। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर चलते तो ट्रेडिशनली उनका डिमांड को फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं था, दैट वाज विल बी अगेन पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ये रिवोल्यूशन जो टेक प्लेस हुआ, दैट वॉज नीडेड फॉर द टाइम बीइंग। उस समय के लिए ये बहुत ज़रूरी थी कि इसमें चेंजेस करना, इसीलिए इसमें चेंजेस आया। तो विच द पीपल लेफ्ट, जिसमें पीपल्स जो थे दे लेफ्ट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्रियल कॉटेज ऑक्यूपेशन जो था वो सारा उन्होंने छोड़ के दे मूव टू अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग काम करते थे। अब इंडस्ट्रीज़ में दे आर वर्किंग इन, जैसे लार्ज स्किल्स, बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे। एग्रीकल्चर्स में बहुत बड़े एरिया में इजीली वो एग्रीकल्चर्स कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ, अकेले नहीं, विद द हेल्प ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी तरह से दे मूव टू अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वो लोग कहाँ पे मूव किए, दे गॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्किंग। वो वर्किंग कहाँ करेंगे, इन न्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वाज मशीन्स, जो न्यू डेवलप मशीन्स है उसके हेल्प से वो सारा काम करेंगे। सो द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज यूज्ड। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो थी दे हैव बीन यूज्ड, ये वर्ड जो था मेनली जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, रिवोल्यूशन मीन्स चेंजेस या डेवलपमेंट, बेटर चीज़ों को, जो चीज़ें पहले थी, जो पहले मोस्टली हाथों से किया जाता था ट्रेडिशनल्स, उसे प्रोटो इंडस्ट्री के नाम से भी कहा जाता था, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से पहले ये वर्ड लगा देंगे, दैट वाज द अर्लियर इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें रिमूव करके वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया गया जहाँ पे चेंजेस, क्योंकि अब जो थी चेंजेस वे मेड, जो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के अंदर, मेड बाय मशीन्स। तो यहाँ पे मशीन से बनी हुई चीज़ें अब आ गई। तो यही था रिवोल्यूशंस, जो पहले कपड़े बनती थी हाथों से, अब वो किससे बनने लगी, मशीन से। तो इसी तरह से ये जो मीनिंग थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय डिफरेंट, जितने सारे स्टूडेंट्स थे दे हैव बीन यूज्ड इन हिज बुक्स और इन सम अदर वे, इन डिफरेंटली। अलग अलग लोगों ने इसे, मीनिंग मोस्टली सेम है लेकिन अलग तरीके से उनको प्रेजेंट किया। जैसे द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर नेम्ड जॉर्जस मैशल्स ऑफ फ्रांस एंड केड्रिक एंजिम्स ऑफ जर्मनी। इन्होंने क्या बताया इन हिज बुक्स द लेक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड नॉट Tommy Bees has clarified that the Industrial Revolution is not any sudden occurrence, rather it is a continuous process of development. तो इनका ये मानना था, तो इन सभी ने अपने अपने बुक्स में इस डेवलपमेंट के बारे में भी कहा कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। साथ साथ अर्नोल्ड ने क्या बताया, अर्नोल्ड ने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस जो है वो सडनली एक दिन का कोई नहीं कि चलो हमने आज ये मन नहीं कर रहा, काम नहीं हो पा रहा तो हम लोग मशीन को बना लेते हैं। तो मशीन को बनाने में भी तो समय लगा। सो इट टुक द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड दैट मशीन्स, तो ही ऑल्सो वर्कड इन दैट मशीन्स years, many years he has been given to that machines. So the revolution is also not been of one day or sudden, it is to be taken rather in a continuous process, कि इसको बहुत लंबा समय लगा इसको, इस चीज़ों को सामने लाने में, इस डेवलपमेंट को सामने लाने में। तो ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत समय से धीरे धीरे करते करते जाके कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट सामने आता है।
अगेन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जो थे इन्होंने भी कहा, जैसे G.W. साउथगेट ने भी कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है गॉट चेंज थ्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। जो प्रोसेस थी प्रोडक्शन करने की, जो पहले तरीका होता था, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के थ्रू क्या हुआ, उसमें चेंजेस आया। अंडर विच इन उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो हाथ से जो भी क्राफ्ट बनते थे, हैंड से बनते थे, इसलिए हैंडीक्राफ्ट, वो रिप्लेस किसे किया, बाय द ऑपरेटेड बाय मशीन्स। तो यहाँ पे ऑपरेटेड बाय पावर्स, स्टीम पावर मान लो, इलेक्ट्रिसिटीज़ मान लो, तो सबसे पहले तो स्टीम पावर्स आया था, तो उससे उन्होंने रिप्लेस किया हैंडमेड्स जो हाथों से बनती थी। तो दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, कि जो चीज़ें पहले हाथों से बनती थी अब वो मशीन से बन रही है, इसी को कहेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस है। इन प्लेस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज वर्क स्टार्टेड टू बी परफॉर्म्ड इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे कहा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थे, वर्क जो थे फैक्ट्रीज में शुरुआत होना शुरू हो गया। जो पहले छोटे छोटे एरियाज में, स्मॉल एरियाज में, वन रूम्स में भी काम कर लिया जाता था, नाउ इट वॉज स्टार्टेड इन दैट वर्क इन फैक्ट्रीज, वो काम शुरू हुई फैक्ट्रीज में। अगेन हिस्टोरियन C.D. हेजन ने क्या बताया, इज ऑफ द व्यू दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिफर्स टू द मैकेनाइजेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी मैकेनाइज कर दिया मशीन से, कि जो पहले हाथों से बनती थी अब वो मैकेनाइजेशन हो गया, मतलब मशीन से बनना शुरुआत हो गया। तो ओवरऑल जो भी बोल रहे, आइदर वो स्कॉलर्स है या फिर हिस्टोरियंस है, ऑल दे आर पॉइंटिंग दैट रिवोल्यूशंस टेक्स प्लेस एंड इन विच प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया, और चेंजेस ये था कि अर्ली इट वॉज मेड बाय हैंड, नाउ इट इज़ बीन मशीन मेड। तो ये चेंजेस है। तो through those changes which had made it possible for mankind to leave the traditional method of productions and become capable of producing goods in factories on a large scales। तो ट्रेडिशनल्स में जो था कि जो क्वांटिटी बनती थी, वो क्वांटिटी क्या होती थी, क्वांटिटी स्मॉल होती थी, स्मॉल क्वांटिटी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाथों से बनना मतलब इट विल टाइम कंज्यूमिंग। अब फैक्ट्रीज में क्या हो जाता है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ को हटके वो क्या बन गया, लार्ज क्वांटिटीज़ बनना शुरू हो गया। तो इसी तरह से ये रिप्लेसमेंट आया, ये चेंजेस है रिवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू पार्ट 8 ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, दैट इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल डेवलपमेंट विच बिकम मोर powerful and rapid in the 18th century, through which the modern entrepreneurships was born, is called industrial revolutions। It is also clear, but ये घुमा के बोला जा रहा है चीज़ों को थोड़ा सा, कि इंसाइक्लोपीडियाज में साइंस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, तो ये रैपिडली 18th सेंचुरीज में हुआ, जहाँ पे पावरफुल यूज़ किया गया, पावर्स को यूज़ किया गया, और इसके थ्रू मॉडर्न इंटरबिज जो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप्स किसको बोलेंगे, इंडिविजुअल्स जो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और इंडस्ट्रीज़ में लगाई और उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू की, तो दैट पर्सन वी आर कॉल्ड एज इंटरप्रेन्योरशिप्स। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आई। ये किस में आई, मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के थ्रू आई। We says that industrial revolutions refers to that economic system which get out of the situation of traditionals, low productions and inferior stage of development and entered into the modern industrial system in which there is increase in productions, enhanced lifestyles and increase in per capita income, and the productions rate continue to increase, which in turn has a significant impact on mankind, society and states। So that is also true कि रिवोल्यूशन जो थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, ये भी जो है अगर ये रिफ़र करते तो हम इकोनॉमिक्स में भी रिफ़र कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या हुआ कि अगर हम प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो पहले क्या था, ट्रेडिशनल्स में वो प्रोडक्शंस एक तो लो प्रोडक्शन होती थी, स्मॉल प्रोडक्शन होती थी, और इन्फीरियर स्टेज में था, बहुत ज़्यादा स्लो था, पीछे था कंपेयर टू द मॉडर्न मशीन्स के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो वो इन्फीरियर थे, बहुत कुछ होता था, टाइम कंज्यूमिंग थी, तो डेवलपमेंट में बहुत स्लो था। तो अगर हमारा प्रोडक्शंस कम होगा, तो मान लो प्रोडक्शंस अगर हमारा कम हुआ, ठीक है ना, तो उसे जब हम प्रोडक्शंस को सेल करेंगे, मोस्टली प्रोडक्शन को हम सेल करेंगे, तो सेलिंग करेंगे, तो अगर प्रोडक्शंस लो है तो सेल भी, प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट भी तो लो होगा, प्रॉफिट भी लो होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्शंस लो था। तो अगर यहाँ पे अगर हमने मूव करे और हमारा प्रोडक्शंस जो है इंक्रीज़ होता है ना, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शंस, अगर हमारा प्रोडक्शंस क्या हो गया, प्रोडक्शंस इंक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो अगर प्रॉफिट, जहाँ पे वर्कर्स जो थे थोड़े पैसे कमाते थे, अब दे आर अर्निंग
कंपेयर टू बेटर जो था उनका सेविंग शुरू हो जाएगा। इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल्स क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल्स इम्प्रूव हो जाएगा। तो लाइफ स्टाइल्स इम्प्रूव होगा, फिर पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री का इम्प्रूव्ड होगा, क्योंकि कंट्री में प्रोडक्शन अच्छा किया है तो प्रॉफिट भी अच्छा किया है ना। प्रोडक्शंस के साथ क्या किया उन्होंने, प्रॉफिट भी अच्छा किया, तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो जितना हम प्रोडक्शंस करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट्स होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा पर कैपिटा इनकम इनहेंस होगा। तो इसी तरह से इम्पैक्ट जो है सब पे पड़ता है। प्रोडक्शन रेट्स बढ़ेगा तो मैनकाइंड की लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगी, सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ें जो थी विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के थ्रू हमने देखा। ना चेंजेस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिली हमें, वो डिस्कस करते। तो सबसे पहले कि प्रोडक्शंस वर्क विच वाज अर्लियर डन बाय हैंड, जो पहले हाथों से करते थे इट वाज डन बाय मशीन, तो अब मशीन से किया जा रहा है ना। फिर होता है मशीन किससे चलती है, पावर से चलती है। दूसरा है टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्टील्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ओपन किया गया, बढ़ाया गया। फिर ड्यू टू पावर ऑपरेटेड मशीन जो एग्रीकल्चर्स के अंदर जब लाया गया, फार्मिंग जो थी पहले स्मॉल स्केल में होती थी, अब वो लार्ज स्केल्स में परफॉर्म होने लगी। बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड हो गया, क्योंकि अब पैसे जहाँ पे इंक्रीज़ होने लगा तो मनी वॉज स्टार्टेड टू बी इंक्रीज, डेवलपमेंट होने लगी, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड हो गया। फिर इन्वेंशंस, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही, मशीन्स आया है, तो स्टीम इंजन्स आया, तो मैकेनाइज्ड शिप्स, तो ये चीज़ें चेंजेस आने लगी। तो धीरे धीरे मशीन्स पर ट्रांसपोर्ट्स जो पहले मोस्टली, अब वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में भी चेंजेस आने लगा। तो ये किसके थ्रू हुआ, ये भी रिवोल्यूशंस के थ्रू हुआ। फिर आता है एन ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग मैकेनिज्म वॉज डेवलप टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेडिंग। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म सिस्टम किया गया, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जिस तरह से पहले हम जो एंशियंट टाइम में गिल्ड्स यूज़ करते थे, गिल्ड सिस्टम, जो ट्रेडर्स ने अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना के रखने के लिए ये यूज़ किया था। तो मॉडर्न टाइम में क्या किया उन्होंने, एक ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग मैकेनिज्म बना दिया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए। सेम था, वो गिल्ड था, यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। फिर आता 7th में द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेवल्स, जो था पहले कि सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे, लेबर वर्क ज़्यादा था, प्रोडक्शंस कम थी। अब क्या हो गया, लेबर ह्यूमन लेबर कम हो जाएगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ज़्यादा प्रोडक्शंस किया जाएगा। ये चीज़ें सामने आई ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो इंग्लैंड में हुई थी। ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।